हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स में कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का टॉपिक है हमारा कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने पिछली वीडियोस में कूलॉम लॉ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने जिसने नहीं ये वीडियोस नहीं देखी हैं कूलॉम लॉ वाली, तो वो कूलॉम लॉ जरूर देखें, जिससे कि कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हम यहाँ पे देखो कुछ कूलम लॉ में ये था कि हमारा दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये बताया जाता है कूलम लॉ में। ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड कूलम लॉ बताता है। लेकिन कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हुए चलते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे कि कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे सारी की सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में चलेंगी। वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन से, ठीक है। अब हम मान मान के चलते हैं। देखो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। कि कूलम लॉ है तो दो पॉइंट चार्ज सोचने पड़ेंगे, इनके बीच में फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में तो बताना है। जो कूलम लॉ का हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब हम इसको आगे करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कूलम लॉ ये कहता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R² लगता है, ठीक है। इतना फोर्स कूलम फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, मान ले फोर्स लगा नहीं रहा, पहले हम एज्यूम कर लें कि कहाँ पे फोर्स कहाँ पे Q1 Q2 चार्ज रखे गए हैं। तो एक मान लेते हैं एक प्लेन है पूरा। यहाँ पे Q1 चार्ज पॉइंट ए पे रख दिया है और Q2 चार्ज पॉइंट बी पे रख दिया हमने, ठीक है। ये Q1 चार्ज पॉइंट ए पर, Q2 चार्ज पॉइंट बी पर मैंने रख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब आपसे पूछा कि Q1 पॉइंट ए पे रखा हुआ है, Q2 पॉइंट बी पे रखा हुआ है, तो ये बताओ कि ए और बी की पोजीशन क्या है इस प्लेन में। ए और बी की पोजीशन क्या है इस प्लेन में। तो आपने पढ़ा होगा कि एक प्लेन में पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता होती है। किसकी? एक रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता होती है। रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनके रिस्पेक्ट में जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। ओके, रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम जिनके रिस्पेक्ट में सभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है, उसे हम बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। ओके, रेफरेंस फ्रेम आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, यहाँ पे इस दो पॉइंट्स जो ए और बी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चुनना पड़ेगा। और आप जानते हो कि एक प्लेन में रेफरेंस फ्रेम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड, ठीक है। एक एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो, एक वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, वही हमारा रेफरेंस फ्रेम प्लेन के लिए हो जाएगा। और जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी, उसे हम बोल देंगे ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। अगर आपको रेफरेंस फ्रेम नहीं समझ में आ जाओ तो आप मुझे और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन आई होप मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रेफरेंस फ्रेम अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा मान के चलो, सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि स्टेशन किधर है, स्टेशन किधर है। आप बोलोगे, आप सोच में पड़ जाओगे मैं कहां से बताऊं स्टेशन। जहां मैं खड़ा हूं वहां से स्टेशन बताऊं, जहां आप खुद खड़े हो वहां से स्टेशन की पोजीशन बताऊं, तो आप कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाओगे ना, आपकी माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप कहोगे कि आप कहां से पता करना चाहते हो कि स्टेशन किधर है। आप मेरे से पूछोगे कि आप कहां से पता करना चाहते हो स्टेशन किधर है, तो मैं बोल दूंगा कि सामने वाली दुकान से स्टेशन किधर है। तो आप बोलोगे सामने वाली दुकान से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन है। तो आप सामने वाली दुकान का सहारा लिया आपने और स्टेशन की पोजीशन बता दी।
अब स्टेशन की पोजीशन आपने बता दी सामने वाली दुकान की सारा, लेकिन सामने वाली दुकान को आपने किया क्या, क्या बोला, ये रेफरेंस फ्रेम हो गया स्टेशन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो आपको जब भी ऐसी सिचुएशन की क्रिएट हो ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहां पे आपको पोजीशन को डिटरमाइन करने में दिक्कत आ रही हो, तो वहां पे आपको रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आसानी हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने में। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम जो है वो किसी भी पॉइंट या किसी प्लेन या किसी स्पेस में पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के अलावा हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला रेफरेंस फ्रेम। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम हमने ले लिया। यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज जो एक पॉइंट पे रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, हम जानते हैं कि रेफरेंस फ्रेम जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला होता है वहां पे पोजीशन कहाँ से डिटरमाइन की जाती है, तो आंसर है ऑरिजिन से। हम सारे की सारे पॉइंट की पोजीशन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ए की पोजीशन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो हमने बोल दिया, हमने एक लाइन खींच दी, पॉइंट O से एक लाइन खींच दी, ऑरिजिन से हमने एक लाइन खींची, जिस पॉइंट की पोजीशन बताना चाहते हैं उस पॉइंट तक। तो हमने एक एरो लगा दिया कि इस पॉइंट तक लाइन खींचने के लिए पहले मैं ऐसे से इधर इस पॉइंट से ऐसे गया। तो मैंने क्या किया कि OA वेक्टर, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने OA वेक्टर, OA वेक्टर, OA वेक्टर। तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन की गई है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर यानी कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन की जाती है तो उस पॉइंट के इस लाइन को जो ओरिजिन और उस पॉइंट को मिलाती है उस लाइन को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यदि किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन की गई है तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इसी तरह सिमिलरली हम बी के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ओ से बी तक, OB वेक्टर। अब देखो OA वेक्टर OB वेक्टर लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर नाम दे दिया, जिससे कि आगे आने वाली कैलकुलेशन में मुझे OA और OB वेक्टर का यूज ना करना पड़े। मैं OA वेक्टर की जगह R1 वेक्टर, OB वेक्टर की जगह R2 वेक्टर यूज करूंगा। ओके, ठीक। अब देखो R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं Q1 वेक्टर और Q2 वेक्टर को मिलाने वाली जो लाइन है वो है हमारी R वेक्टर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। R वेक्टर का जो मोड होगा ना, मॉडुलस, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो R वेक्टर का मोड बताएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि R वेक्टर का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द R वेक्टर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ Q1 टू Q2, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2, ये है हमारा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोड। ठीक है, इसको हम खाली R भी लिख सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब फोर्सेस की बात करते हैं। ये तो हमारा डायग्राम में था तो मैंने वही यहाँ लिख दिया है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डायग्राम के लिए बनाने के बाद आप साइड में लिख दीजिएगा, लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 प्लेस किए गए हैं पॉइंट A पॉइंट B पर, जिनके इन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। बस इतना चल देना है वो एग्जाम में, इससे आपको नंबर में हेल्प मिलेगी, इससे नंबर आपको कटेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई काट नहीं सकता आपका नंबर। तो आप कुछ इस टाइप से लिखिएगा डायग्राम इस साइड, और इस साइड आप थोड़ा सा लिखिएगा, ज्यादा मत लिखिएगा डेरिवेशंस में। तो आप इतना लिखना है, फिर उसके बाद आपको आगे स्टार्ट कर देना है प्रोसेशन, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको करना क्या, तो Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लग सकता है, क्योंकि दोनों चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएंगे। दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएंगे। अब देखो ये चार्ज मान के चलते हैं, दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, यानी ये पॉजिटिव और तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये दोनों सेम नेचर के हैं। अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये सेम नेचर, यानी ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, दोनों सेम नेचर के हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, दूर दूर भगाएंगे एक दूसरे को। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ किधर की तरफ लगेगा, तो Q1 से Q2 की तरफ, यानी दूर लगेगा, Q2 को
दूर ले जाने का काम करेगा फोर्स। तो मैंने क्या किया, इस तरफ एक लाइन खींच दी, वेक्टर बना दिया। और ये वेक्टर ऐसे नहीं बन सकता क्या, ऐसे नहीं, ये वेक्टर ऐसे ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, ये दो पॉइंट चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। इन दो इसका सेंटर ये, इस पॉइंट चार्ज का सेंटर ये, दोनों Q1 और Q2 के सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा, लेकिन दूर की तरफ, ठीक है, दूर की तरफ, जैसे कि Q2 दूर जाए Q1 से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो Q2 फोर्स इस तरह से लगेगा, हो जाएगा। अब फोर्स मैंने बता दिया कि फोर्स F लगेगा, फोर्स F लिख दिया मैंने। यहाँ मैंने वेक्टर लगा दिया कि डायरेक्शन भी हो गई है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लिख दी मैंने। अब फोर्स किस पे लग रहा है, तो देखो जब भी हम फोर्स को लिखते हैं ना, खाली मैं F वेक्टर लिख दूं तो इससे मालूम नहीं पड़ेगा कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है, Q1 Q2 पे लगा रहा है। तो ये बताने के लिए कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, तो हम फोर्स के नीचे कुछ सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है फोर्स के नीचे, ये आप देखो। तो फोर्स की सबस्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है, पहले F वेक्टर, जिस पे फोर्स लग रहा है पहले उसे लिखा जाता है, फिर जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है फिर उसे लिखा जाता है। यानी कि पहले ऑन जिस पे लग रहा है, फिर उसके बाद लिखा जाता है बाय, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है। तो ऑन और बाय आपको ध्यान रखना है। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर्स किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है फोर्स, Q वाले चार्ज पर, Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स लग रहा है, Q वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है फोर्स, किसके द्वारा, बाय कौन है, 1, तो Q1 बाय है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा। तो F वेक्टर 2 1 का मतलब ये हो गया। तो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो फोर्स Q1 को Q2 पे फोर्स लगाना है, तो Q1 को Q2 पे फोर्स लगाने के लिए इधर की तरफ चलना पड़ेगा। नहीं समझिए अभी आप, चल खुद जाएगा तो नहीं, लेकिन Q1 को Q2 पे फोर्स लगाने के लिए इस तरफ देखना पड़ेगा, इस तरफ, इस लाइन के अलोंग देखना पड़ेगा। Q1 को Q2 पे फोर्स लगाने के लिए इस लाइन के अलोंग देखना पड़ेगा कि ये Q2 यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है Q2 चार्ज यहाँ पे हो, वो फोर्स ये Q1 चार्ज इधर देखे, इधर कोई चार्ज ही नहीं है तो देखेगा किधर, किसी को भी नहीं देखेगा। तो Q1 Q2 को देखने के लिए इस लाइन के अलोंग अपनी आंखें कर लेगा, तो तभी देख पाएगा Q2 को। और जब जिस तरफ देखेगा उसी तरफ फोर्स लगाएगा, जिस तरफ देखेगा उसी तरफ फोर्स लगाएगा। तो Q1 को अपनी आंखों की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगनी पड़ेगी, तो आंसर है इस R वेक्टर के अलोंग, किसके अलोंग, इस R वेक्टर के अलोंग। R वेक्टर क्या है, ये दोनों पॉइंट्स, पॉइंट A पॉइंट B को मिलाने वाली जो लाइन है उसका वेक्टर है, उस लाइन का वेक्टर है R वेक्टर। तो इस R वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो R किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट की जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन देखो, Q1 को Q2 पर फोर्स लगाना है, तो Q1 को अपनी आंखें किधर करनी पड़ेगी, Q2 की तरफ, किस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, यानी R वेक्टर के अलोंग। R वेक्टर के अलोंग यानी R वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, तो आंसर है R वेक्टर की डायरेक्शन, इसकी आंखों की डायरेक्शन जो होगी ना, R वेक्टर की डायरेक्शन वही इसकी आंखों की डायरेक्शन, इसकी आंखों की डायरेक्शन होगी ना 1 से 2 की तरफ होगी। तो पहले लिखूंगा R कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर हो गया, लेकिन यूनिट वेक्टर में भी डायरेक्शन तो पता ही नहीं चल रही है, यूनिट वेक्टर इधर से इधर है कि इधर से इधर है। तो अब ये बताने के लिए डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, Q1 Q2 को देख रहा है, R वेक्टर के अलोंग तो देख रहा है, इसमें मालूम पड़ रहा है। लेकिन कौन किसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है या ये इसको देख रहा है, तो आंसर है Q1 Q2 को देख रहा है, तो आंसर है Q1 Q2 को देख रहा है। तो कौन किसको देख रहा है, Q1 Q2 को देख रहा है। तो हम ये लिखेंगे कौन किसने देखा, पहले वो किसको देखा, 2 को, Q1 ने देखा Q2 को, ठीक है। फोर्स लगाने के लिए F21 फोर्स लगाने के लिए Q1 ने Q2 को देखा, R कैप 1 2, R कैप 1 2, R कैप 1 2, Q1 ने Q2 को फोर्स लगाने के लिए R कैप 1 2 इस डायरेक्शन में देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लग रहा है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ये इतना सब तो कंप्लीट हो गया, आपको ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
ये अच्छे से आ गया हो, आई होप अच्छे से आ गया है आपके समझ में। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद तो आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये मैं लिख देता हूँ कि आर वेक्टर को क्या, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आंखों को मतलब रिप्रेजेंट करने वाला, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब देखो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, Q2 पर फोर्स Q1 के द्वारा लगा, Q2 पर फोर्स Q1 के कारण, ये हम फोर्स को लिखेंगे। तो फोर्स Q2 पर फोर्स कितना लगा है Q1 के कारण, तो हम लिखेंगे F बराबर, अभी भी फॉर्मूला रफ किया है वही वाला था, इतना फोर्स लग रहा है, सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, चाहे Q2 Q1 पे लगा चाहे Q1 Q2 पे लगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, वेक्टर फॉर्म चेंज हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म कैसे देंगे, तो हम बात कर रहे हैं Q2 पर फोर्स Q1 के कारण, तो किसने फोर्स लगाया, किसने फोर्स लगाया, Q1 ने, किस पे लगाया, Q2 पर। फोर्स कैसे लिखा जाता है, ऑन, किस पे लगा फोर्स, Q पर, ऑन Q2 बाय Q1, तो F21 वेक्टर, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फोर्स लगा, इसने अपनी आंखों को किधर किया, किस डायरेक्शन के अलाउंस किया, तब जाके ये फोर्स लगाया F21 वेक्टर। तो आंसर है, इसने अपनी आंखों को R∠12 के अलाउंस किया, तभी फोर्स लगाया F21 वेक्टर। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे साथ में, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में डायरेक्शन वेक्टर का इंटू कर देंगे तो पूरा फुल वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर का इंटू करेंगे तो फुल वेक्टर बनेगा कि नहीं, यस बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ क्या लिखना है हमें, R∠ और 12, R∠12, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब F वेक्टर 21 1/4πε0 1 लिख देगा, तो 1 है Q1 की 2 में इसको R∠12, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। अब इसको और एक और चीज, यहाँ पे हमारा जो R वेक्टर है इसको हम मैग्नीट्यूड तो लिखा है, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड अभी आपको मैंने बताया था कि R वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस में बता, मॉडुलस में कैद कर देंगे, इसको टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस। एक और चीज, R वेक्टर का मॉडुलस में तो लिख दिया, R वेक्टर का मॉडुलस तो मैंने लिख दिया है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो मैंने Q1 से Q2 चलना है ना, मुझे Q1 से Q2 तो चलना है, 1 से 2 की तरफ ही तो गया था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। पहले इतना 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस, फिर यूनिट, फिर यूनिट, फिर यूनिट डिस्टेंस से ट्रैवल किया था मैंने, इधर की तरफ से तो किया था, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, R12 वेक्टर, क्या लिखूंगा यहाँ पे, R12 वेक्टर, 12 और लगा दूंगा। इससे मालूम पड़ रहा है कि डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए Q1 से Q2 की तरफ चला था। सारी चीजें मैंने Q1 से Q2 की तरफ ली हैं, फोर्स भी Q1 से Q2 की तरफ, डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी Q1 से Q2 की तरफ, सब कुछ Q1 से Q2 की तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने एक चीज मान के चला हूं, सब कुछ Q1 से Q2 की तरफ है, तो सारी चीजें पहले Q1 की आएंगी, फिर उसके बाद Q2 की आएंगी, लेकिन फोर्स में थोड़ा 1 और y का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, अब ये R कैप है, तो देखो हम जानते हैं कि फुल वेक्टर बराबर होता है, फुल वेक्टर बराबर होता है R वेक्टर का मॉडुलस और R कैप के, ये आप जानते हैं। यानी कि फुल वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो R कैप की वैल्यू निकाल सकते हो, R वेक्टर अपॉन में R वेक्टर का मॉडुलस, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे आप लिख दोगे। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर बराबर आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर लगता है ना कूलम लॉ में, यहाँ पे R वेक्टर का 12, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, R∠12 है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, हमें वेक्टर फॉर्म में पूरा लॉ देना है लास्ट में लाके। तो इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे देंगे, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, या तो सिर्फ वेक्टर ही आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, तो फुल वेक्टर अपॉन में
मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर वेक्टर, लेकिन 1 2 लिखा जाएगा, ठीक है, आर वेक्टर 1 2 लिखा जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा आर वेक्टर 1 2 का मॉडुलस, ठीक है। देखो ये दोनों सेम है तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, ये आप जानते ही हो कैसे इंटू करना है आपको। तो 1/4πε0, तो Q1 Q2 अपॉन में आर वेक्टर का R12 वेक्टर का मॉडुलस का, ये कितना आ जाएगा हमारा R12 वेक्टर, यहाँ पे हमारा Q आ जाएगा, Q ये 2 ये रहा, ये 1 ये रहा, तो हमारा Q आ गया। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हमारा तैयार हो गया, ये हमारा वेक्टर फॉर्म। अगर आप और देखना चाहते हो, तो हमने इसको क्या नाम दिया है 1 2, क्या नाम दिया हमने इसको 1 2, इसको हमने 1 2 नाम दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो R12 की वैल्यू है कितनी ये पता करना है, R12 की वैल्यू है कितनी ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, R12 की वैल्यू पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में देनी है, A और B की टर्म्स में। तो हम कैसे देंगे, अब देखो ऐसे अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, अगर आप ऐसे चलो, ठीक है, और फिर यहाँ से तो डिस्टेंस ऐसे चले थे, यहाँ तक पहुंचा नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचे थे आप, मतलब डिस्टेंस यूनिट वेक्टर को मेजर करते हुए, तो यहाँ पे एरो लगा दिया, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ऐसे तो आएगा, इनकी आर वेक्टर 1 2 प्लस, ठीक है सॉरी मिस्टेक कर दी, पहले इसको लिखते हैं, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर ट्रायंगल लॉ से और R12 वेक्टर, तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट हमारा ऐसे तो आएगा R2 वेक्टर ये तो आएगा हमारा। अब उसके बाद हम R12 वेक्टर वैल्यू निकालनी है, तो R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा R12 वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखा जा सकता है R12 वेक्टर को ऐसे, ये हमने TLB मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने पता किया है। ऐसे चलते हैं, ऐसे चले तो आंसर ऐसे आएगा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो वही वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, तो R12 वेक्टर बराबर आया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसका, तो F वेक्टर 21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R वेक्टर, इसको R12 को कैसे क्या लिखेंगे हम, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा R वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल, R1 वेक्टर, सिर्फ इतना। अब ये हमारा आ गया फोर्स, ये हमारा फोर्स इतना आ गया। किसने किस पे फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स हमने कैसे निकाला है, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था तब हमने ये सब चीजें निकाल ऐसा किया था, तब हमने फोर्स निकाला ये वाला, ठीक है। जब Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया तब इस प्रकार हमारा ये वाला फोर्स कितना निकला, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस का Q, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम उल्टा प्रोसेस भी करना स्टार्ट करेंगे, वो तो नहीं करूंगा मैं, अब वो आप खुद करोगे। अगर आपको आप करके देखना, और अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप मुझे जैसा भी आपने किया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपने जैसा भी किया हो उसका इनवर्स प्रोसेस। अगर आप यहाँ हमने F21 निकाला है, तो अगर हम यहाँ F12 निकालेंगे, F वेक्टर 1 2 वेक्टर F12 वेक्टर निकालेंगे, सिमिलरली F12 वेक्टर अगर निकालेंगे हम तो 1/4πε0 बनेगा। सेम पैटर्न बनेगा Q1 Q2, जब इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाने वाला सिस्टम चलाओगे आप, तो सब कुछ ऐसे, ये ट्रायंगल और ऐसे लगाओगे तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। सब कुछ है ना, सब कुछ Q1 को देखेगा फोर्स लगाने के लिए, तो यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा, R21 हो जाएगा। तो सब आप करके देखना, अगर नहीं आए तो आप मेरे से दोबारा से आप पूछ सकते, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, आस्किंग कर सकती हो मेरे से, कोई अगर डाउट है तो क्लियर करना। तो यहाँ पे बस ये एक्शन हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके, ऐसा आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को देखो,
अगर आप इन दोनों को देखो तो देखो ये चाहे इधर इससे या चाहे ये इधर पहुंच जाए चाहे इधर पहुंच जाए, ये तो पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मोड से अगर वैल्यू बाहर निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव बन के ही निकलेगी। ठीक है, यानी कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही ये नेगेटिव हो सकता, क्योंकि ये मोड के अंदर है, बट ये मोड के अंदर नहीं है, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा? ठीक, ये तो हमारा कूलम लॉ था, ये हमने कूलम लॉ आपको कराया, यानी हमने F21 वेक्टर बता दिया आपको और F12 वेक्टर बता दिया। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कॉपी पेन लेके आप खुद करके देखिए, अगर नहीं आया समझ में तो आप मेरे से पूछिए, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर दोबारा की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना सब ऐसा ही तो चलाना है, बस उल्टा कर देना है। जहां 2 यहाँ पे हमने 1 से 2 पे फोर्स लगाया, यहाँ पे 2 से 1 पे लगेगा, बस इतना करना है। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो आप इसको कॉपी पेन लेके आप कॉपी पे उतार लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में उतारते रहना। तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आप मैं साइड हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे चलते हैं। देखो ये सब तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इस वाली को हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें, इस वाली को अगर सेकंड इक्वेशन नाम दे दें, अगर दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू बराबर है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आने वाले, दोनों ही आएंगी तो पॉजिटिव ही आएंगी, क्योंकि मोड के अंदर है, मोड से बाहर निकलेगी तो दोनों ही पॉजिटिव बन के निकलेंगे। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखो इस वाले फॉर्मूले में इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, वो ये है F21 वेक्टर, इसने इस पे फोर्स लगाया, वो है F12 वेक्टर, यानी कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा Q1 के द्वारा, तो वो ये है, यानी कि इसने इस पे फोर्स लगाया उसका फॉर्मूला ये है, इसने इस पे फोर्स लगाया उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो अब आपको अब दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो इतना इतना पार्ट सेम है, इतना इतना पार्ट सब कुछ सेम है, इतना इतना पार्ट दोनों को इतना इतना पार्ट सेम है, डिफरेंस है तो बस इसका है कि नहीं। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो ये रहा, ये है मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, ये है मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जिससे हमें मैग्नीट्यूड मालूम पड़ता है, ये है डायरेक्शन वाला पार्ट क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, ये है डायरेक्शन वाला पार्ट। क्या इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। देखो यहाँ पे R2 पहले है R1 बाद में, यहाँ पे R1 पहले है R2 बाद में, अगर हम इसको एक्सचेंज कर लें तो बिल्कुल सेम वही बन जाएगा, सेम पैटर्न वही बन जाएगा, कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं। तो अब करना क्या है हमें, इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो R2 पहले आ जाएगा, R1 बाद में चला जाएगा। तो देखो कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, पेन चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा F21 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मूल का Q, ये आ जाएगा माइनस कॉमन ले लो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मूल, R1 वेक्टर माइनस को आगे रख दो, माइनस को आगे रख दो। अब जब माइनस को आप आगे रखोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। ठीक है, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? इससे। तो यहाँ पे आप इस पूरे को, ये पूरा यही है और ये पूरा इसके बराबर, तो इसको आप यहाँ रख दो, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार, F21 वेक्टर बराबर आ जाएगा F12 वेक्टर के। ठीक है, यहाँ 12 आएगा, ये 12 है ना, ये 12 है, 12 आएगा तो F21 वेक्टर के। ठीक है, 21 वेक्टर के, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो इससे मालूम पड़ गया हमारा कि देखो यहाँ पे दोनों फोर्सेस तो बराबर हैं, बट लेकिन नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस तो बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम लॉ में, कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म ये कहता है कि जो कूलम लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है, थर्ड लॉ को ऑबी करता है। कैसे
क्योंकि दो चार्जेस